गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम 10th क्लास का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धातु तथा अधातु क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। देन हमने धातु को देखा था कि धातु प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में किस तरीके की धातु होती हैं, जो अनरिएक्टिव होती हैं, यानी कि किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। जबकि संयुक्त अवस्था की जो धातु होती हैं वो यौगिकों की अवस्थाओं में प्रेजेंट होती है। यानी कि क्या होता है कि अदर किसी और धातु के साथ रिएक्ट करती हैं और एक कंपाउंड बनाती हैं, तो इनमें क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम खनिज कहते हैं। तो हमने खनिज को डिस्कस किया था कि खनिज क्या होते हैं। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि खनिज वो पदार्थ जो प्रकृति से सीधे प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें रेत, मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उन सभी को हम खनिज कहते हैं। अब कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें धातु की जो उपस्थिति है वो बहुत अधिक होती है। तो जिनमें धातु की उपस्थिति अधिक होती है और जिन्हें आसानी से हम धातु जिनसे प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके के खनिज को हम अयस्क कहते हैं। अयस्क के भी मैंने टाइप्स को बताया था कि कुछ अयस्क ऑक्साइड के अयस्क होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ सल्फाइड अयस्क होते हैं जिनमें सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं, जबकि कुछ कार्बोनेट अयस्क होते हैं जिनमें कार्बोनेट की अशुद्धियाँ होती हैं। तो आज हम इन्हीं अशुद्धियों को किस तरीके से धातु से दूर किया जाता है, यानी कि इन अशुद्धियों को दूर करके किस तरीके से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, उसकी प्रोसेस को देखते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु कर्म क्या होता है। तो मैं धातु कर्म की बात करूं तो धातु कर्म एक प्रोसेस है, यानी कि धातु कर्म क्या है, एक ऐसा प्रक्रम है, ऐसी एक विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी हम प्रक्रम यानी कि प्रोसेस विधि यूज़ करते हैं किसी भी मेटल को प्योर करने में, उसी प्रोसेस, उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं विधियों को हम धातु कर्म कहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धातु का निष्कर्षण, यानी कि इन अशुद्धियों को किस तरीके से धातु से दूर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अयस्क क्या होता है, किसी भी खनिज में ऐसा खनिज जिसमें धातु की जो उपस्थिति होती है वो अधिक होती है, खनिज कहलाता है। जैसे कि एल्युमिनियम का खनिज होता है बॉक्साइट, जिसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट ज़्यादा होता है। उसी तरीके से कॉपर का अयस्क होता है कॉपर पायराइट, जिसमें कॉपर की उपस्थिति ज़्यादा होती है। इसी तरीके से लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, जिसमें लोहे की जो लोहा धातु है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस अयस्क से हम सबसे पहले कराते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या होता है, अयस्क जो इम्प्योर अवस्था में मिलता है प्रकृति से, उनमें मिट्टी, कंकड़ आदि इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, पहले उन्हें दूर किया जाता है। उसके बाद कुछ धातु की भी अशुद्धि होती है, कुछ अन्य मेटल्स या अन्य तत्व भी उनमें मिले होते हैं। तो इन तत्वों को किस तरीके से दूर किया जाता है, यानी कि यौगिकों से हम शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो अयस्क के सांद्रण को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उसके बाद आता है मीडियम रिएक्टिव मेटल और उसके बाद आते हैं लो रिएक्टिव मेटल। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज इससे पहले वीडियो में बताया था। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे मेटल जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकते, ये जल्दी से किसी अदर एटम के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरीके के एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी कि उससे शुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, गलित धातु का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। यानी कि क्या होता है, धातु के साथ गलित अवस्था होती है, किसी भी अयस्क की गलित अवस्था में उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं। वैद्युत अपघटन मैं आगे बताऊंगी क्या होता है। इसमें क्या होता है, आयंस के थ्रू आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद हमें प्योर अवस्था में हमारी धातु प्राप्त होती है। इस तरीके के जो मेटल्स होते हैं उनमें कौन कौन से मेटल आते हैं, जैसे कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इस तरीके की जो धातुएं होती हैं उनके अयस्क से हम किस विधि से, वैद्युत अपघटन विधि से उन्हें शुद्ध करते हैं। सेकंड है
मीडियम रिएक्टिव यानी कि माध्यम क्रियाशील धातु, इनमें 2 टाइप की अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं। एक अयस्क होते हैं कार्बोनेट के अयस्क और दूसरे होते हैं सल्फाइड के अयस्क। जो कार्बोनेट के अयस्क होते हैं उनमें अशुद्धियाँ जो होती हैं वो कार्बोनेट की होती हैं, जबकि सल्फाइड अयस्क में अशुद्धियाँ सल्फाइड की प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे अयस्क जिनमें कार्बोनेट की अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं उनका हम कराते हैं निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है कि हम अपने अयस्क को इतना हीट करते हैं कि वो बिना पिघले जो उसमें वेपर्स यानी कि जो उसमें वाष्पशील पदार्थ है वो वेपर्स फॉर्म में अलग हो जाए। वाष्पशील पदार्थ का मतलब जैसे अगर उसमें वाटर है या फिर ऐसा कोई गैस फॉर्म वाला मॉलिक्यूल है जो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाए, उसे हम कहते हैं निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है कि हम अपने अयस्क को हीट करते हैं। हीट करने पे हमें क्या है, धातु का ऑक्साइड मिलता है और जो वाष्पशील पदार्थ है वो अलग हो जाता है। इसकी रिएक्शन मैं आपको आगे बताऊंगी। देन सल्फाइड अयस्क में क्या होता है, इसका भर्जन कराया जाता है। भर्जन में क्या होता है कि हम धातु अयस्क को अकेले या फिर अन्य किसी पदार्थ के साथ हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसमें भी जो वाष्पशील पदार्थ या गैसीय पदार्थ होते हैं वो अलग निकल जाते हैं और हमारा जो धातु होता है, धातु का हमें ऑक्साइड मिलता है। ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, धातु का ऑक्साइड का मतलब होता है कि धातु के साथ ऑक्सीजन की अब अशुद्धियाँ मिली होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से जैसे मैंने जिंक कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट में जिंक धातु है और इसमें अशुद्धियाँ कार्बोनेट की हैं। इसका निस्तापन कराएंगे हम तो जिंक हमें ऑक्साइड मिलेगा। जिंक के साथ अब ऑक्सीजन की अशुद्धियाँ रह गई, बाकी सब अलग हो गया। इसी तरीके से सल्फाइड अयस्क में मैंने बताया था भर्जन विधि से क्या होता है, अशुद्धियाँ दूर होती हैं। गैसीय अशुद्धियाँ, वाष्पशील जो होती हैं अशुद्धियाँ, इस तरीके की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और ये कॉपर ऑक्साइड हमें एज अ ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। अब इसे धातु प्राप्त करने के लिए जो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है इनके साथ, उसे दूर करना होगा हमें। तो दूर किससे किया जाता है, इसमें क्या होता है कि धातु का अपचयन कराते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का निकलना। तो जब इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्योर धातु। तो इस तरीके से धातु के ऑक्साइड के बाद हम धातु का अपचयन कराते हैं। अपचयन में जो ऑक्सीजन इससे जुड़ा होता है वो भी निकल जाता है और हमें प्योर धातु प्राप्त हो जाती है। इस तरीके के जो धातुएं हैं उनमें आता है लोहे का अयस्क आता है, यानी कि लोहे के अशुद्धियों को इसी तरीके से दूर किया जाता है। जिंक की अशुद्धियों को इसी तरीके से दूर किया जाता है और लेड की अशुद्धियों को भी इसी प्रोसेस के थ्रू प्योर किया जाता है। थर्ड वन कम क्रियाशील धातु, यानी कि बहुत ही कम रिएक्टिव धातु हैं। इन धातुओं को बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करते हैं, हम शुद्ध कर सकते हैं। जैसे इसमें भी कैसी अशुद्धि होती है, सल्फाइड की अशुद्धि, तो इसीलिए हम इसको सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे कि सेनेबार मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जो मरकरी सल्फाइड है, मरकरी में सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं। अब सल्फाइड की अशुद्धियों का भर्जन कराते हैं हम, तो यहाँ पे हमने भर्जन कराया, भर्जन से हमें धातु का ऑक्साइड मिला। ऑक्साइड के बाद हम इसका विद्युत अपघटनी विधि से परिष्करण कराएंगे और देन हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके की धातुओं में कौन कौन सी धातु आती हैं, सिल्वर आता है Ag और सोना Au, सोना आता है, प्लेटिनियम आता है। इस तरीके की जो धातुएं हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए इन्हें आसानी से हमें शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर धातुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं। वो क्या, उनमें कौन कौन सी धातु आती हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। इस तरीके की जो धातु हैं उन्हें शुद्ध करके मैंने बताया था कि वैद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि हमने सोडियम की साथ क्या है, क्लोरीन की इम्प्योरिटीज़ हैं, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसे क्या करते हैं, हम वाटर के अंदर घोलते हैं। देन इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड नेगेटिव चार्ज का होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो इस तरीके से हम बैटरी से जोड़ेंगे और इसके अंदर करंट पास होगा, तो ये क्या होगा, इसमें जो सॉल्यूशन हमने NaCl डाला था वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से ये कैथोड पर क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ कलेक्ट, कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज का है, सोडियम हमारा पॉजिटिव चार्ज का है, भिन्न आयन बनाने वाला है। तो इस तरीके से क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड करेगा और सोडियम धातु बना लेगा। इसी तरीके से एनोड पर जो पॉजिटिव चार्ज का है, इस पर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में अट्रैक्शन शो करते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव चार्ज की तरफ
अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसी तरीके से एनोड पर हमारा क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज का है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं, इन्हें वो निकालेगा और शुद्ध क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्लोरीन किस पर, एनोड पर कलेक्ट होगा और कैथोड पर हमारा सोडियम कलेक्ट होगा। इसी तरीके से मैंने सेकेंड एग्जाम्पल ले रखा है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट में CuSO4 होता है, CuSO4। इस तरीके से ये होगा ब्रेक Cu2 पॉजिटिव में एंड SO4 नेगेटिव चार्ज में। तो इसमें भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसने दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और शुद्ध हमें कॉपर मिल जाएगा कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज पे और पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज कैथोड पर। और ऐसे ही जो सल्फाइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या किस पर कलेक्ट हो जाएगा, एनोड पर। देन मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो मीडियम रिएक्टिव होती हैं। इस तरीके की मैंने बताया था आपको कि 2 तरीके से इनकी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि हम यहाँ देख लें एक बार। यानी कि मीडियम रिएक्टिव धातु में कार्बोनेट की अशुद्धि होती है और सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं। कार्बोनेट की अशुद्धियों के लिए हम निस्तापन करते हैं, जबकि सल्फाइड की अशुद्धियों के साथ हम भर्जन कराते हैं। तो अगर हम भर्जन कराएंगे तो उसमें सल्फाइड की अशुद्धियाँ होंगी, जैसे कि जिंक सल्फाइड मैंने एग्जाम्पल लिया है जो सॉलिड अवस्था में है। इसमें क्या होता है कि हम वायु की उपस्थिति में उसे बहुत हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो सल्फाइड है, सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें जिंक ऑक्साइड की धातु प्राप्त हो जाएगी, यानी कि धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। इसी तरीके से हम निस्तापन कराएंगे तो यहाँ पे कार्बोनेट की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कैलेमाइन का, जिसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में है, इसे हम हीट करेंगे। हीट करने पे जो इसमें वेपर्स फॉर्म की अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और हमें जो धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। धातु का ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गया और इसके अंदर जो वेपर्स फॉर्म में निकला वो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल गई। तो इस तरीके से हमें ऑक्साइड धातु प्राप्त हो गई। ऑक्साइड का हम अपचयन कराएंगे तो शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। धातु का अपचयन कैसे कराते हैं, जैसे कि धातु ऑक्साइड हमें यहाँ से मिला, धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ हम अगर हीट करेंगे तो ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें धातु अलग मिल जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से क्या है, निम्न क्रियाशील धातु का निष्कर्षण होता है। इनका निष्कर्षण बहुत इजीली हो जाता है। क्या करते हैं हम, धातु के ऑक्साइड को हम हीट करने से ही शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है मरकरी सल्फेट का। मरकरी सल्फेट को वायु की उपस्थिति में हम हीट करेंगे तो इसमें क्या है, ऑक्साइड मिलेगा हमें धातु का, मरकरी ऑक्साइड मिला एज अ सॉलिड फॉर्म में और इसके सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बाहर निकल गया। देन हमें यहाँ से जो ऑक्साइड मिला है, ये मरकरी ऑक्साइड जो है उसको अगेन हीट कराते हैं हम तो ये पिघल जाएगा। पिघलने से क्या होगा, मरकरी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू।